आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि प्रकाश के व्यतिकरण के द्विस्लिट प्रयोग में प्रकाश की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता के लिए हमें शर्तें ज्ञात करनी है। इसके लिए सबसे पहले यदि हम समझ लें कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। प्रकाश का व्यतिकरण लगभग दो तरंगों के व्यतिकरण अर्थात अध्यारोपण की ऐसी घटना है जिसमें लगभग रूप से हमने दूसरे तरंग के लिए उनकी आवृत्ति को प्रदर्शित कर दिया और लगभग समान आयाम की दो तरंगें यदि एक ही दिशा पर गतिमान है तो अध्यारोपित होती हैं। अध्यारोपित अर्थात एक स्थान पर अध्यारोपण या उनका मिलना। अध्यारोपण के पश्चात क्या होती है, उनकी तीव्रता में परिवर्तन होता है। तीव्रता को यदि हम आई से स्पष्ट करते हैं तब तीव्रता के दो मान होंगे। तीव्रता का मान यदि अधिकतम होता है तब हम उस स्थिति पर व्यतिकरण को क्या कहते हैं, संपोषी व्यतिकरण। इसी तरह दूसरी स्थिति होती है जब तीव्रता का मान न्यूनतम होता है, तब हम उसे कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। अब यह स्थितियां हम देखें जब प्रकाश के व्यतिकरण की घटना यंग नामक वैज्ञानिक के प्रकाश के द्विस्लिट प्रयोग द्वारा हम देख सकते हैं। प्रयोग क्या है, प्रयोग की सूक्ष्म रूप से जानकारी यदि हम दे दें तब यहाँ पर एक स्रोत हुआ है, जिसे हम जो प्रकाश की तीव्रता को यहाँ से उत्सर्जित करेगा। अब यहाँ पे स्रोत के स्थान पर हमने कुछ आगे पर एक स्थिति ऐसी कुछ बना दी है जहाँ पर से हमने एक निश्चित दूरी पर वहाँ से एक निश्चित दूरी जिसे यदि हम डी से प्रदर्शित करते हैं, एक निश्चित दूरी है डी। कौन कौन सी स्थितियां यहाँ पर हमने देखी कि एक स्रोत है, स्रोत से जो प्रकाश स्रोत प्राप्त होती है, अब यहाँ से हम उसे दो भागों में विभाग करते हैं, S1 तथा S2 स्लिट की सहायता से हम प्रकाश को यहाँ से उत्सर्जित कराते हैं। प्रकाश के एक वर्णी प्रकाश के उत्सर्जन के पश्चात यहाँ पर हमने पर्दा रखा हुआ है। पर्दे की स्थिति कुछ इस प्रकार कि यदि यहाँ से किरणें जो आती हैं तो उनका अध्यारोपण होता है। अध्यारोपण किस तरह से, यदि हम एक किरण को कुछ ऐसे सीधी दिशा पर देखें और इसी प्रकार इसे एक निश्चित दूरी पर बाहर की तरफ अपसारित होते हुए देखें तब इस प्रकार किसी एक बिंदु पर उनकी तीव्रता में परिवर्तन होता है। तीव्रता में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, यहाँ पर देखिए कि यहाँ से प्रकाश तरंगें निकलती हैं और किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं और जिस बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं इसे हम केंद्रीय फ्रिंज कहें, केंद्रीय फ्रिंज, जहाँ पर उनकी स्थितियाँ अर्थात तीव्रता का मान अधिकतम होता है। और कुछ कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं यहाँ पर और जहाँ पे हमें क्रमशः दीप्त एवं अदीप्त स्थितियाँ प्रकाश की प्राप्त होती हैं। अब इन्हीं मानो अब चूंकि दो प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में आयाम A1 तथा A2 से गतिमान हैं तब उनके समीकरण को हम किस प्रकार से लिखें, तरंग समीकरण के अनुसार। पहला तरंग का समीकरण y1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी से प्रस्तुत करते हैं जिसे हमने समीकरण 1 नाम दिया। उसी तरह दूसरे तरंग का समीकरण y2 बराबर A2 साइन ओमेगा टी धन फाई से इनके मान को प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पर फाई हमें क्या बताता है, फाई यहाँ पर हमें दोनों तरंगों के मध्य कलांतर को प्रस्तुत करता है, कलांतर। अब दो समीकरण जो हमें प्राप्त हैं, इसे समीकरण 1 और इसे दूसरा समीकरण दिया गया। चूंकि हम जानते हैं कि तरंगों के अध्यारोपण के पश्चात, अध्यारोपण अर्थात दोनों तरंगें मिली और अध्यारोपण के पश्चात यदि हम एक परिणामी तरंग की बात करें तब उसका विस्थापन समीकरण हम किस प्रकार दे पाएंगे, y बराबर y1 धन y2। दोनों मानों को रखते हैं, y बराबर A1 साइन ओमेगा टी धन A2 साइन ओमेगा टी धन फाई के रूप में। अब चूंकि हम इस समीकरण को किस प्रकार लिख सकते हैं आगे देखते हैं। y बराबर हमने लिखा A1 साइन ओमेगा टी धन A2, साइन को किस प्रकार हमने लिखा, साइन ओमेगा टी कॉस फाई धन साइन फाई गुणा कॉस ओमेगा टी। यह मान हमें मिला, इसे हल करते हैं। y बराबर A1 साइन ओमेगा टी धन A2 साइन
ओमेगा टी कॉस फाई धन A2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी से प्रस्तुत करते हैं मान को। यहाँ पर हमने एक काम किया कि A1 को बाहर निकाला और यहाँ पर A2 कॉस फाई को बाहर निकाला। उभय निष्ठ रूप में हमें क्या प्राप्त हुआ? साइन ओमेगा टी धन यहाँ पर हमने लिख दिया A2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी। प्राप्त समीकरण को समीकरण 3 हमने नाम दिया। समीकरण 3 प्राप्त करने के पश्चात अब इसी समीकरण के अंतर्गत हम देखें तब A1 धन A2 कॉस फाई को हम मानते हैं R कॉस थीटा। इसी प्रकार हमारे पास एक और मान है A2 साइन फाई, इसे हम मानते हैं R साइन थीटा। इसे समीकरण क्रमशः हमने 4 और इसे समीकरण क्रमशः 5 हमने माना। दो समीकरण हमें प्राप्त हुए हैं। अब दोनों समीकरणों के मान को यदि हम R के अनुसार देखें तब हमें एक मुख्य रूप से उभयनिष्ठ संख्या प्राप्त होगी। समीकरण 3 से वापस इनके मानों को यदि हम रखते हैं y बराबर हमारे पास क्या मान आएंगे? R कॉस थीटा साइन ओमेगा टी धन R साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। अब इस मान में R को हम उभयनिष्ठ लेते हैं। R को हमने उभयनिष्ठ लिया तो हमारे पास क्या आया? कॉस थीटा साइन ओमेगा टी धन साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। अब इनके मानों को देखें। समीकरण हमारे पास एक होता है कि साइन ए कॉस बी धन कॉस ए साइन बी। इसे हम क्या लिखते हैं? इसे हम लिखते हैं साइन ए धन बी। इसके मानों को रखें तब y बराबर हमें क्या आएगा? R साइन ओमेगा टी धन थीटा के रूप में हमें एक समीकरण प्रस्तुत होता है। यह समीकरण हमें परिणामी रूप से विस्थापन समीकरण को बताता है और हम इनके मानों को किस प्रकार लिखें? जहां R हमारे लिए परिणामी आयाम होगा और इन्हें आयाम के रूप में हम लिखें तब R और जो थीटा मान है R एवं थीटा नियत रूप से नियतांक के रूप में प्रस्तुत। इस प्रकार समीकरण 4 और 5 को हम किस प्रकार हल करें? उन्हें दोनों पक्षों पर हम वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों में वर्ग और उन्हें एक साथ जोड़ दिया जाता है। धन जोड़ने पर किस प्रकार की स्थितियां होंगी? R को R वर्ग कॉस वर्ग थीटा बराबर इसका मान आता है धन R वर्ग साइन वर्ग थीटा बराबर हमारे पास क्या मान आएगा? A1 धन A2 कॉस फाई का वर्ग धन A2, इसे भी हम ब्रैकेट में रखें, साइन फाई वर्ग के रूप में हल करते हैं। इसका मान आएगा हमारे पास R वर्ग और यहाँ पर A वर्ग A2 वर्ग कॉस वर्ग फाई धन 2A1 A2 कॉस फाई धन A2 वर्ग साइन वर्ग फाई। अब हम इनके मानों को उभयनिष्ठ रूप में रखें तब A1 वर्ग आता है धन A2 वर्ग को यदि उभयनिष्ठ लें कॉस वर्ग फाई धन साइन वर्ग फाई 2A1 A2 कॉस फाई के रूप में मिलता है। R वर्ग का मान अंतिम रूप से हमें कितना मिलेगा? A1 वर्ग धन A2 वर्ग। हल करने के पश्चात इसका मान 1 आएगा। 2A1 A2 कॉस फाई के रूप में हमें समीकरण प्राप्त होता है। यह समीकरण हमें प्राप्त हुआ जो परिणामी आयाम के समीकरण को बताता है। हम इसे क्या कहें? परिणामी आयाम। अब परिणामी आयाम की स्थिति हम प्रकाश की तीव्रता से स्पष्ट करते हैं। जहां प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? प्रकाश की तीव्रता, यदि यहाँ पर हम परिणामी आयाम की बात कर रहे हैं तो हम परिणामी तीव्रता की बात करेंगे। परिणामी तीव्रता इसे हम किससे प्रेषित करें? I से, जिसका मान हम जानते हैं कि यह परिणामी तीव्रता है परिणामी आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होने पर इसे यदि हम हल करें तब कि हमें एक नियतांक के रूप में बराबर के चिन्ह के बाद मिलेगा और A वर्ग। हल करने के पश्चात जहाँ इसे हमने समीकरण 6 नाम दिया है, समीकरण के मान रखते हैं I बराबर के, यहाँ पर हमने इसे रखा A1 वर्ग A2 वर्ग
धन 2a1 a2 cos फाई के रूप में इसका मान मिलता है। अब हमें तो परिणामी तीव्रता का सूत्र इस प्रकार से प्राप्त हुआ। चूंकि परिणामी तीव्रता का मान अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा, यह इन स्थितियों पर निर्भर करेगा कि पहले हम जानते हैं संपोषी व्यतिकरण की स्थिति पर। संपोषी व्यतिकरण की स्थिति क्या होती है? जहां पर परिणामी तीव्रता का मान अधिकतम होता है, अर्थात आई का मान अधिकतम हो। आई के मान अधिकतम होने की स्थिति समीकरण, इसे चलिए समीकरण हम 6, 7 नाम देते हैं। समीकरण 7 से ही देखते हैं। 7 से जो cos फाई के मान पर निर्भर कर रहा है। cos फाई का मान अधिकतम होने के लिए क्या होना चाहिए? इसका मान 1 होना चाहिए, अर्थात फाई का मान इस स्थिति पर 0 या पाई का समगुणक होना चाहिए। अब समगुणक की स्थिति में हम इसे कैसे लिखें? फाई का मान 2 पाई n के रूप में, जहां n के मान क्रमशः 0 से 1, 2, 3 इसी प्रकार हम अन्य मानों को रखें, तब हमें समगुणक के रूप में आई का मान अधिकतम प्राप्त होगा। आई के मान अधिकतम प्राप्त करने के लिए समीकरण 7 से हम देखते हैं। आई का मान यदि अधिकतम रखे तो इसे हमने मैक्सिमम कहा। इसका मान k a1 a2 2a1 a2 और cos फाई का मान 1 रहेगा। 1 रखने के पश्चात हमें कितना मिलता है? इसका मान a1 a2 वर्ग आई मैक्सिमम के रूप में। ठीक है, तब यहाँ पे आई मैक्सिमम का मान हमारे लिए क्या आएगा? k जो a1 और a2 पर निर्भर करता है, a1 धन a2 के मान पर निर्भर करता है। यदि हम आयाम की स्थिति a1 बराबर a2 बराबर a कर दें, अर्थात उन्हें समान आयाम के रूप में प्रेषित करें, तब आई मैक्सिमम का मान हमारे लिए क्या आएगा? k 4a वर्ग आएगा। अब इस स्थिति पर भी हम कह सकते हैं कि इसका मान यहाँ पर अधिकतम है आयाम के बराबर मान के लिए। अब इसी प्रकार हम दूसरी स्थिति अर्थात विनाशी व्यतिकरण की बात करें। विनाशी व्यतिकरण में क्या होगा? आई का मान अर्थात तीव्रता का मान न्यूनतम होता है, न्यूनतम। तब इसके मान न्यूनतम होने के लिए हम समीकरण 7 पर देखते हैं। समीकरण 7 पर cos फाई का मान कितना होना चाहिए? cos का फाई का मान न्यूनतम रूप से ऋण 1 आता है। अब इसके मान को न्यूनतम होने के लिए फाई के मान को क्या क्या होना होगा? 2n ऋण 1 गुणा पाई के विषम गुणक होने चाहिए। विषम गुणक। अब विषम गुणक किस प्रकार से प्रेषित होंगे? n के मान पर निर्भर करेंगे। n बराबर यदि हमने 1, 2, 3 और कुछ इस तरह n तक लिया, कुछ एक निश्चित मान, तब हमें इनका मान विषम गुणक के रूप में प्राप्त होता है। अब इसी मान को यदि हम यहाँ पर आई मिनिमम के रूप में लिखें, जिसका समीकरण क्या होगा? k a1 वर्ग a2 वर्ग 2a1 a2 cos फाई क्या रहना चाहिए? इसका मान रहना चाहिए ऋण 1। अब यहाँ पर लिखें तो k a1 वर्ग a2 वर्ग धन 2a1 a2 ऋण 1। हल करने के पश्चात इसका मान हमें आई मिनिमम के रूप में कितना आता है? k a1 ऋण a2 का वर्ग के रूप में प्रस्तुत होगा। यह तो हुआ यदि आयाम के मान अलग अलग हों। तब यदि हम आयाम के मान a1 बराबर a2 बराबर a दोनों तरंगों के लिए समान कर दें तो हमें न्यूनतम तीव्रता का मान कितना आएगा? 0 प्राप्त होगा। यही स्थितियां प्रकाश के व्यतिकरण के लिए न्यूनतम और अधिकतम के रूप में स्थितियां हैं। यही प्रश्न पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।